वो बहुत ज़्यादा पर्शियनाइज्ड हैं और हम सोचते हैं ये हिंदी के हैं, क्योंकि संस्कृत और हिंदी दोनों सगी बहनों की तरह हैं। पर्शियन और संस्कृत तो, और उर्दू जो है उसमें बहुत ढेर सारे शब्द हैं, टर्की है, ये वो, तो इस तरह से कौन शब्द कहाँ से आया वो हुआ। उसके बाद इनकलाब आया, इनकलाब के बाद अभी 2000 में मैं गई थी, तो ईरान तो ऐसा ही साफ सुथरा था, लेकिन लोगों ने जो है अंकुश देखा शाह का, उसके बाद जंग देखी, इनकलाब देखा, तो जो कब्रिस्तान हमने बहुत कम कब्रों का देखा था वो इतना घना था, इतना घना था कि सांस लेना मुझे मुश्किल हो रहा था। इतनी खबरें, इतने लोग मरे इनके यहाँ, और अभी भी अमेरिका से वो पंजे लड़ा रहे हैं और किसी तरह भी वो झुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपने कल्चर के लिए लड़ना है। उसमें ऑर्थोडॉक्स लोग भी हैं, और जैसे हमारे यहाँ थे आज़ादी के ज़माने में नर्म दल और गर्म दल, तो उन दोनों में भी झगड़ा चलता रहता है। लेकिन औरतों को जो हिजाब पहनाया गया, उन लोगों ने रिवोल्ट किया, लेकिन हिजाब के बाद भी वो फुटबॉल खेलती रही, तैराकी करती रही कि तुम चाहे जो भी हमको बंदिश दो, लेकिन हम किसी काम में रुकेंगे नहीं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, और तुमको हमारी किताबें मिले हैं तो ज़रूर पढ़ो, ईरान पे लिखी हुई। हम राइटर्स की लाइफ जितनी लेविश दिखती है उतनी ही अंदर से होती है। जी जितना तुम लोगों को ग्लैमर इस वक्त दिख रहा है ना, कि हमें फूल पेश किया गया और हमारे बारे में इतने अच्छे शब्द कहे गए, और इसको देख के बहुत लोग जो हैं वो चाहते हैं राइटर बने, लेकिन राइटर बनना दरअसल सिर्फ पीड़ा से दोस्ती करना होता है। और बहुत तकलीफ दे अगर तुमने लिटरेचर को यूज नहीं किया बाजारवाद की तरह, कि हमने एक किताब लिख ली, हमने पब्लिशर को पैसे दे दिए, हमने पब्लिशर से कहा कि उसको पैसे दे दीजिएगा, बहुत अच्छी समीक्षा आ जाए और एक बहुत अच्छा फंक्शन हो जाए, और वो राइटर हो गई या हो गया, ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन एक राइटर जो बहुत संजीदा है, जिसके लिए शब्द हीरे मोती हैं, वो जो है जब इंसान के अंदर यात्रा करता है तो वो यात्रा बड़ी तकलीफदेह होती है। अब देखो, मैं यहाँ आई, कल वर्मा साहब के यहाँ फंक्शन था, वहाँ मैंने लाल इमली के बारे में बात की, और वर्मा साहब ने कमाल किया कि मुझे लेके लाल इमली अभी गए। जो मुझे थोड़ी देर हुई वो ये थी कि मैं धरना जो वहाँ बैठा था उसमें मैंने एक वीडियो बना लिया और उनकी बातें सुन ली। हो सकता है कि कोई और राइटर हो, वो कहे इन लोगों को लिफ्ट देने की क्या जरूरत है, इन लोगों का गम क्या है, जाओ भाई कोई और काम करो, सरकार ने कह दिया है और प्रशासन ऐसे कह रही है, नहीं है 40 महीने की तनख्वाह तो नहीं है, क्या करें। और तुम लोग को ध्यान भी नहीं होगा कि लाल इमली जैसी तारीखी मिल तुम्हारे यहाँ है, जिसकी सिर्फ 84 मन की घड़ी है और 20 मन की उसकी एक सुई है। उसको 4 लोग चलाते हैं, जैसे चारा कटता है,
2 घंटे में कूक भरी जाती थी। तो इसकी मिसाल मैं तुमको बताऊं कि जब दुबई में आज के जो राजा बनाए गए हैं, लंदन में क्वीन के मरने के बाद वो गए थे, तो मानी बात है कि दुबई एक बिजनेस सिटी है। तो वहाँ पे जो पहले ईरानी आके उस किनारे पे बसे थे, तो उन्होंने एक मोहल्ला बसाया था, वो टूट रहा था। तो उन्होंने कहा था आप कमाल के हैं, आप अपनी तारीख को तोड़ रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए, इसको रखिए आप, ताकि आपकी तारीख को पता चले कि कब ये बसा और आज कहाँ पहुंचा। तो शेख ने उसी वक्त रोकवा दिया। उनके बात समझ में आ गई कि तारीखी इमारतें भी तारीखी किताबों की तरह और तारीखी लोगों की तरह कितनी अहमियत रखती है। तो बहरहाल तुम लोगों के पास और भी प्रॉब्लम्स है कि तुम सिर्फ लाल इमली में रहो, और लाल इमली से पहले भी बहुत सारी यूपी में मिले, कारखाने सब बंद हुए, लोग बेकार हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में आप कौन सा सब्जेक्ट उठाते हैं, सब्जेक्ट कोई भी उठाएं, अगर वो अच्छा लिखा नहीं गया है तो सबसे बड़ी पीड़ा होती है कि पाठक उसको नहीं कबूल करते। और ये मत सोचो कि हम लोग स्थापित हो गए। हर किताब में हम बच्चों की तरह फिर से लिखते हैं और फिर से डरते हैं कि ये किताब मार्केट में आएगी तो हमारे पाठक कैसे लेंगे, कैसे हमको आलोचना सहन करनी पड़ती है, कैसे जेलेसी हम सहन करते हैं, और हमें कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, हमको अगर किसी प्रकाशक ने दे दिए तो 85% लोगों को पैसे नहीं मिलते। तो ये सोचो कि राइटिंग से तुम कुछ कमा लोगे, नहीं, लेकिन पत्रकारिता तुमको देती है पैसे। तो राइटिंग जो है वो उस माँ की तरह है जो बच्चे से कुछ नहीं चाहती लेकिन बच्चे को सब कुछ देती है। बस ऐसे। हाँ बोलो बेटा, तो पहली से बेटा बोलो। हाँ जोर से बोलो। देखो, लोग कहते हैं मुझे बहुत देर में मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो मैं उनसे कहती हूँ अगर ना मिलता तो, लेकिन मुझे अच्छा लगा मुझे बहुत देर में मिला। उसकी वजह ये है कि मेरे ऊपर एतराज नहीं हुआ कि अरे इनको कैसे मिल गया, क्योंकि लोगों ने शिकवा करना शुरू किया था उनको क्यों नहीं मिल रहा है। और मैं तुमको बताऊं कि मैं पाठकों की तो प्रिय रही हूँ, लेकिन आलोचकों ने तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, चाहे वो नामवर सिंह साहब हो या तलवार साहब हो या नित्यानंद जी हो, जो गिने चुने आलोचक थे, उन्होंने कभी भी एक शब्द भी मेरे लिए नहीं। तो तुम सोच लो कि पाठक कितने इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी राइटर के लिए। ठीक है, आलोचक आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आपको एक मुकाम तक पहुंचा देते हैं, लेकिन पाठक जो होता है वो आलोचक से बड़ा आलोचक होता है। वो एकदम से कंडम भी कर देता है, खरीदना किताब को बंद कर देता है और खरीदता भी है। और मेरी जो रचना यात्रा रही है, ये मैं नहीं कहूँगी कि मुझे बुरा नहीं लगता था। यंग राइटर जो होता है उसके दिल में बड़े अरमान रहते हैं। जब 2-3 किताब आ जाती है, काश मेरे ऊपर कोई कुछ लिखे, कोई बोले, कोई इनाम मिल जाए,
और एक वक्त ऐसा आता है जब ये सब इनाम और तारीफें और बाकी चीजें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि राइटिंग में उसे रस आने लगता है। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं उस जगह पहुंच गई जहां मुझे इंतजार था, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ नहीं मिला। और जब मेरे लिए कुछ भी नहीं था तो मुझे 2 इनाम मिले, 2 क्या 16 इनाम मिले, सम्मान और सबके। तो मैं किसी का दिल तोड़ती नहीं हूँ कि ये छोटा इनाम है वो बड़ा है। कोई सम्मान अगर आपको दे रहा है तो उसका दिल रखना चाहिए, क्योंकि कौन बताएगा कौन सम्मान बड़ा है और कौन दिल से दे रहा है और कौन अपना खाना पूरी कर रहा है। तो ये है मेरी, जिसे कहते हैं रचना यात्रा। कभी-कभी हम सोसाइटी में कुछ चीज़ें देखते हैं तो उसके बाद हमें लगता है कि अब हमें इसके बारे में लिखना चाहिए क्योंकि ये चीज़ गलत हो रही है। मैम आपकी लाइफ में ऐसा क्या इंसिडेंट था या फिर सवाल पूछा व्हाट हैपेंड दैट यू स्टार्टेड राइटिंग? किस चीज़ ने आपको लिखने की मोटिव दी? घर का माहौल था बहुत सिंपल, और हमारा हिंदुस्तान बहुत सिंपल था। जिस वक्त मैंने आँख खोली वो बहुत इम्पोर्टेंट ईयर्स थे, आज़ादी मिल चुकी थी, और मेरे ख्याल से 80 और 70 और 80 2 साल में हिंदुस्तान को चमका दिया था। सभी तरह के जीवन क्षेत्र से आए हुए लोगों ने, सभी ने बहुत डिवोशन से एक तरह से काम किया। लेकिन मुझे देखो, किसी भी काम की कीमत तो देनी पड़ती है, मुझे भी कीमत देनी पड़ी। ईरान जब गई और मैंने जर्नलिज्म में बहुत ही मासूमियत से बिना किसी तैयारी के कुछ लिख दिया था, तो हमारे पर्शियन टीचरों को बहुत बुरा लगा था और बहुत हंगामा हुआ था जेएनयू में। 9 महीने तक पढ़ाई नहीं हुई थी और मुझे पीएचडी का एडमिशन नहीं मिला। और मुझे कोई डॉक्टर साहब कहता है तो मैं कबूल कर लेती हूँ, लेकिन मैं पीएचडी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पीएचडी करने ही नहीं दिया गया। तो जो टॉपिक्स होते हैं जो आप चुनते हैं उनकी कीमत आपको देनी पड़ती है। अब आप ये कहें नहीं मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, नहीं, क्योंकि हमारे टीचर शर्मिंदा हुए शाह के पूरे सिस्टम से कि आपके यहाँ की स्टूडेंट ने ऐसा किया। लेकिन मैं सिर्फ स्टूडेंट तो नहीं थी ना, मैं एक इंसान थी। मेरी कलम आज़ाद था, मेरा हिंदुस्तान में इस तरह की उस वक्त कोई बंदिश नहीं थी। और ईरानी खुद कहते थे कि कितना अच्छा मुल्क है, लोग कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं तो बुरा भला कहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी पे। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले सावक पुलिस थी और बाद में मौजूदा है। वो न्यूज़ तुम लोग देखते ही होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अगर हमारा सवाल पूरा सेटिस्फाई कर पाया तो ठीक, नहीं तो मैं कुछ और बोलूँ। मैंने कहा ना फैमिली। और कुछ अच्छा आप सर कुछ पूछना चाह रहे थे? सर समरण लिखने का या ऑटोबायोग्राफी लिखने का तो काफ़ी ज़माने से चला है, लेकिन इधर पिछले 2-3 अगर आपने गौर किया होगा, सेलिब्रिटी साहित्यकार भी शुरू होते हैं। उसका तरीका मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि वो जो लिखते हैं उससे पहले
उसका कुछ एक हिस्सा वो लीक कर देते हैं और वो मीडिया में बड़ा पॉपुलर हो जाता है और उसके बाद उनकी किताब जब पब्लिश होकर आती है तो बेस्ट सेलर में गिरी है। तो जो एक साहित्य को ऐसा नहीं कह रहा जो अपने साहित्यकार वो भी साहित्यकार, लेकिन जो साहित्यकार है जो इस तरह के इसको इस्तेमाल नहीं करते वो इस चुनौती का सामना डिप्रेस रहते हैं, सच पूछिए डिप्रेस रहते हैं, क्योंकि चोर से पूछिए कि तुम चोरी क्यों करते हो, उसमें एक कला है चोरी करने की। आप चोरी क्यों नहीं करते? क्योंकि आप कला जानते ही नहीं है। तो या तो आप सब्र करके बैठ जाइए कि भाई मेरा काम सिर्फ लिखना है और शो ऑफ नहीं है। कुछ लोग बहुत लथाड़ते हैं कि सोशल मीडिया में अभी कच्ची हंडिया उतार ली लोगों ने और सबने कहा वाह क्या बात है, क्या बात है, तारीफ। तो जैसे एक बढ़ई रंदा करता है, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी को चिकना करता है, वो आलोचना जो लेखक को चिकना कर सकती है, उसकी राइटिंग को मान सकती है, वो तो आपको मिली ही नहीं। तो आपका तो कोई ग्रोथ हुई नहीं है, आप तो तबाह हो गए तारीफ सुन सुन के। तो ये खतरनाक बात है साहित्य के लिए। और आजकल तो शो ऑफ बहुत हो गया है, लिटरेचर में क्या हर जगह हो गया है, तो उसको तो आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडिया है, लेकिन उसका मिसयूज जैसे लोग कर रहे हैं वो गलत है। यहाँ तक कि लोग अपने मरे हुए लोगों का भी वो चित्र डाल देते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा गुड ये सब भी आ जाता है। अरे जिंदा को आरआईपी लिख देते हैं। तो ये सब चीजें हैं। एक और सवाल अगर उत्तर देना चाह रहा हूँ जी, हाल में हमारे कॉलेज में एमए का हिंदी विषय में वायवा आयोजित हुआ, सहयोग से काफी थोड़ी देर इस बच्चे से हमारे उन्होंने सवाल मौजूदा समय के किसी एक साहित्यकार का जी, इसका जवाब था प्रेमचंद। तो इस बच्चे ने कभी कि हमारे मौजूदा दौर के साहित्यकार और गे और भाव संस्कृतियान और महादेवी महाजी को अच्छी मदद जाने के बाद क्या ये साहित्यकारों की कुछ कमी रह गई है कि वो इम्प्रेशन या वो बच्चों के दिल में छोड़ नहीं पा रहे हैं कि नाम लेना? मुझे लगता है दोनों की गलती है। एक तो ये है कि प्रेमचंद तो है ही है हमारे सम्राट, लेकिन उसके बाद अगर अज्ञा जी को छोड़ दीजिए तो प्रेमचंद की तरह लिखने वाले बहुत लोग रहे। उसने क्यों नहीं पढ़ा, उन लोगों को क्यों नहीं पसंद किया? ऐसा नहीं है। जब हम पसंद कर सकते हैं उन लोगों को लिखने के बावजूद, तो वो क्यों नहीं पसंद कर पाया? और आपका ये भी बात अपनी जगह सही है कि क्या वजह होगी जो उसने प्रेमचंद का नाम लिया, उसका बैकग्राउंड क्या था? क्योंकि आज प्रकाशक कहता है और संपादक कहते हैं, जब अकेले में बैठिए और पूछिए कि नए लिखने वाले कैसे का, देखिए धंधा तो चलाना है। आप लोगों वाली पीढ़ी अब खत्म हो रही है, इसके बाद राइटिंग में संजीदगी नहीं है, लेकिन वो छापते हैं हल्की किताबें भी, हल्के राइटर भी, क्योंकि उन्हें बिजनेस करना है। संपादक जो पहले ना उम्र देखते थे और ना ये कि आप किस बैकग्राउंड के हैं, वो कहानी के आधार पे पहली कहानी लिखते थे, मतलब देते थे। अब ये है उम्र के आधार पे है, क्योंकि वो चलनी ही नहीं है लोगों के पास
जो अच्छा अदब छान के निकाल पाए। हम लोग बहुत अजीब दौर से हो रहे हैं। अभी भी हिंदी वो साहित्य वो जो है, कौन सा चैनल है, साहित्य हिंदी, हाँ हाँ, तो उसमें था कि संपादकों के ऊपर एक आया था कि क्या बात है, ऐसे संपादक क्यों नहीं। पहले लघु जो पत्रिकाएं थी उनके संपादक बहुत वो हुआ करते थे, और मुझे याद है कि शुरू में मैं लघु पत्रिकाओं में बहुत छपी, लेकिन उनकी शोहरत नहीं मिलती है, लेकिन इज्जत मिलती है। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ मसला है। और जी मैम, आज़ादी के बाद से अभी तक जितने भी बदलाव आए हैं, तो आपको फेमिनिज्म को उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या दिखाया है? कम्युनिज्म को मैं कंडम तो नहीं करूंगी। अच्छा, फेमिनिज्म, स्त्री विमर्श में पहले कोई स्त्री विमर्श नाम की चीज इस तरह से नहीं थी, लेकिन जितने भी हमारे लेखक थे वो मर्द लेखक तादाद में ज्यादा थे। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत और जुझारू कैरेक्टर्स उठाए। फिर कुछ औरतें लिखने लगी और उन्हें लगा कि नहीं, इन्होंने हमारे मन की बात नहीं लिखी, इन्होंने वो चीज लिखी जो इन्होंने दूर से देखी थी। इस बात को मैं नहीं मानती हूँ, आधा मान सकती हूँ, लेकिन दुनिया के जितने भी मर्द हैं उन्होंने जबरदस्त औरतों के किरदार रचे, और वो किताबें आज भी अदब में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। लेकिन स्त्री विमर्श ने एक जागरूकता तो लाई। औरतें मुखर हुई हैं, मुखर होकर लिखती हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ एक चीज जो बहुत अखरती है वो है मानव अधिकार का जो कंसेप्ट था पुरानी पीढ़ी में या उससे पहले की पीढ़ी में, वो पूरे कायनात के साथ था। उसमें जानवर, औरत, मर्द सब आते थे। आज जो स्त्री विमर्श का टोन है 75% या 85% मैं और मैं, मुझे ये नहीं मिला, मैंने ये नहीं किया, मैं ऐसे जवाब दे दूंगी। अभी मर्द ने कुछ कहा ही है कि बौछार उस पर शुरू हो जाती है, बिना ये समझे हुए कि इस जुमले का मतलब, मैं उस तरफ इशारा नहीं कर रही हूँ जो लोग बहुत गलत लैंग्वेज यूज करते हैं, मैं उनकी तरफ नहीं, लेकिन जो सीधे साधी चीजें हैं उन पर भी गुस्सा आ जाता है। तो ये डिसिप्लिन और संतुलन सोसाइटी का गड़बड़ाना, जो कि ठीक नहीं है, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा है स्त्री विमर्श से कि ताल्लुकात ठीक हो जाए। मेरे ख्याल से तलाक का नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है, और जो फैमिलीज हैं वो भी डरने लगी हैं कि पता नहीं किस तरह की लड़की आए और क्या करे, और उस तरफ लड़की को डर लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या बर्ताव हो। तो जो संवाद की कैफियत थी, जो धैर्य की कैफियत थी, जो एक दूसरे को समझने के लिए टाइम दिया जाता था, वो सब चुकता हो गया। तो जो लोग बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं उनको मुबारकबाद, और जो टसल में हैं उनकी गुत्थियां सुलझ जाएं तो बहुत अच्छा है।